हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे? चैप्टर 4 कर रहे थे। ओके, चैप्टर 4 कर रहे थे क्लास 10th का, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो हम लोग उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं, ठीक है। वो वेरी करती है जैसे जैसे उनके फंक्शनल ग्रुप वेरी करते जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स देख चुके हैं, कैटिनेशन एबिलिटी होती है इनमें, ये देख चुके हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे? Now we will move further towards the chemical properties, okay, the chemical properties of the carbon compounds. So since most of the fuels we are, तो वो बोल रहे हैं कि जितने भी हम लोग फ्यूल्स यूज़ करें वो या तो कार्बन होता है या फिर कार्बन के क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंबशन। तो कार्बन इन ऑल इट्स allotropic forms burns in oxygen to give a कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले जब आप लोग कार्बन को बर्न करोगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये मिलकर बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जिसके साथ साथ लाइट और हीट ये दोनों रिलीज होती हैं, ठीक है। तो जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में दे रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, light, okay, when they get burnt. So they are the oxidation reactions that you learned about in the first chapter. तो ये कौन सी reactions होती हैं? ये होती हैं oxidation in the presence of oxygen। ये देखो, कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, हीट और लाइट दोनों रिलीज हुई, ठीक। ये हो गया हम लोग के पास। मीथेन को जलाया तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी और उसके साथ वाटर, हीट एंड लाइट, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोगों ने इथेनॉल को ऑक्सीजन, ये देखो OH ग्रुप लगा हुआ है ना, OH ग्रुप लगा हुआ है तो ये बन गया, कौन सा ग्रुप लगा? अल्कोहल। तो ये क्या बन गया? ये बन गया हम लोग के पास इथेनॉल। तो इथेनॉल को जब आप लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा, हीट और लाइट देगा, ओके। So the saturated hydrocarbons will generally give a clean flame while unsaturated carbon gives a yellow flame. तो अब ये भी डिफरेंस है, जो हम लोग के पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है यानी कि सिंगल बॉन्डेड, वो हम लोग को ना क्लीन फ्लेम देते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड दैट इज द डबल बॉन्ड एंड द ट्रिपल बॉन्ड वो हम लोग को येलो फ्लेम देते हैं विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, ठीक है। वो धुआं जितना भी होगा ब्लैक स्मोक, अगर लोहे की कोई चीज़ लो जो बिल्कुल साफ़ है, ठीक है, पॉलिश्ड है अच्छे से, आप कोई भी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को जलाओ और उसकी ना फ्लेम के ऊपर रख कर देखो तो वो उसके ऊपर ना ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, दैट इज़ द ब्लैक स्मोक, वो उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। सो दिस रिजल्ट इन अ सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट इन देखा, यही ऊपर जो एक्टिविटी उन्होंने दी है ना, ये पढ़ोगे आप, ठीक। So, however, the limiting the supply of air result in incomplete combustion of even saturated hydrocarbon giving a sooty flame। तो वो बोल रहे हैं कि सैचुरेटेड कार्बन वैसे तो हम लोग को क्लीन फ्लेम देते हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने ऑक्सीजन की सप्लाई को काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो भी एक सूटी फ्लेम देंगे, यानी कि वो भी बिल्कुल क्लीन फ्लेम नहीं दे पाएंगे। सो द गैस kerosene stove used at home has inlet for air so that a sufficiently oxygen rich mixture is burned to give a clean blue flame। तो पहले तो बात कर लें ये कैरोसिन स्टोव और गैस स्टोव, आई थिंक अब के बच्चों ने तो ये नहीं देखा हुआ होगा, लेकिन पहले ना स्टोव हुआ करते थे तो उनको पहले काफ़ी पंप किया जाता था जिनमें कैरोसिन डाला जाता था, तो उनमें भी ना एक इनलेट रखा जाता है ताकि उनको ना एक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती रहे, ताकि उसकी जो फ्लेम आए वो ब्लू फ्लेम हो और क्लीन हो, ठीक है, उसमें वो ब्लैक स्मोक ना हो। सो इफ़ यू ऑब्जर्व द बॉटम्स ऑफ कुकिंग वेसल्स गेटिंग ब्लैक एंड, तो आप लोगों ने देखा होगा कुकिंग वेसल्स जो हम लोग गैस पर भी रखते हैं नॉर्मल चूल्हे पर, वो ना नीचे से काले हो जाते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? इसी की वजह से, है ना। किसकी वजह से? क्योंकि उसकी जो फ्लेम है वो क्लीन नहीं होती, वो सूटी फ्लेम होती है, उसमें ब्लैक स्मोक होता है, ओके।
सो इट मीन्स दैट द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड। तो अब ये होगा कैसे? ये इस वजह से होगा क्योंकि उस तक ऑक्सीजन एक सफिशेंट अमाउंट में नहीं पहुंच पा रही, ठीक है। वो एयर होल्स ब्लॉक हो चुके हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन उन तक नहीं पहुंच पा रही, और इससे ना फ्यूल की काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज भी हो जाती है, ठीक है। उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है क्योंकि उसको सफिशेंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। सो फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम। तो इनमें कोल में और पेट्रोलियम में इनमें कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन और सल्फर ये दोनों भी हैं। देयर कंबशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन विच आर मेजर पोल्यूटेंट इन द एनवायरनमेंट। तो इनकी कंबशन की वजह से क्या होता है कि हम लोग के पास ऑक्साइड बन जाते हैं सल्फर के और नाइट्रोजन के, जो कि एक मेजर पोल्यूटेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक। सो वाई डू सब्सटेंसेस बर्न विद और विदाउट अ फ्लेम? बोल रहे हैं कि सब्सटेंसेस जो हैं वो फ्लेम के साथ और फ्लेम के बिना दोनों तरह से जल जाती है। किस तरह से? वाई? ओके, तो वो बोल रहे हैं कि कभी आपने ऑब्जर्व किया कोल और लकड़ी को जब उसमें आग लगी हुई होती है? अगर आपने नहीं ऑब्जर्व किया तो नेक्स्ट टाइम अगर चांस मिलेगा तो ज़रूर देखना, ओके। So take a close note of what happens when the wood or coal starts to burn. You have seen above that a candle or LPG in the gas stove burns with a flame. However, you will observe the coal and charcoal in a angeethi sometimes just glows red and gives out heat without a flame. तो बोल रहे LPG जो हम लोग गैस स्टोव्स यूज़ करते हैं घरों में, जब उसको जलाया जाता है तो उनमें एक फ्लेम आती है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग कोल को देखोगे या चारकोल को देखोगे किसी अंगीठी में, तो वो सिर्फ ना लाल हो जाते हैं, उनमें फ्लेम नहीं आती, लेकिन उनसे हीट बहुत ज़्यादा निकल रही होती है, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस व्हेन गैशियस सब्सटेंसेस बर्न्ड। तो फ्लेम सिर्फ और सिर्फ तभी प्रोड्यूस होती है जब गैशियस सब्सटेंसेस को बर्न किया जाता है। व्हेन वुड और चारकोल इज ignited, the volatile substances present vaporize and burn with a flame in the beginning, ठीक है। तो पहले तो वो उसी तरह से जलेंगे जो उनमें volatile substances present थे, वो वेपोराइज हो गए, गैस बन गए, जिसकी वजह से उनमें फ्लेम आई स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में नहीं रहेगी, ठीक है। luminous flame is seen when the atoms of gaseous substances are heated and starts to glow। तो वो बोल रहे हैं एक लूमिनस फ्लेम देखने को मिलती है जब आप लोग गैशियस सब्सटेंसेस को जलाते हो, ठीक है। व्हेन दे गेट हीटेड, तो वो ना ग्लो करना शुरू कर देते हैं जब उनको हीट मिलती है। सो द कलर प्रोड्यूस्ड बाय ईच एलिमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। तो जो ये अलग अलग मेटल्स होंगी, अलग अलग मेटल्स को अलग अलग अमाउंट पर हम लोग हीट देंगे तो उनमें से अलग अलग रंग की अलग अलग तरह की फ्लेम निकलेगी, ओके। और वो विद रिस्पेक्ट टू किसके होगी? उनकी प्रॉपर्टीज़ की, ठीक। ट्राई एंड हीट अ कॉपर वायर इन द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव एंड ऑब्जर्व इट्स कलर। तो बोल रहे हैं गैस स्टोव को ना, एक कॉपर वायर को गैस स्टोव के ऊपर जला कर देखो इन द फ्लेम ऑफ गैस स्टोव, तब ऑब्जर्व करना कि कौन से कलर की फ्लेम आ रही है। So you have seen that incomplete combustion gives a soot which is carbon. On this basis, what will you attribute the yellow color of the candle flame to? तो वो बोल रहे हैं कि अब जो ये कैंडल का येलो कलर है ये क्यों है? सोचो। The formation of coal and petroleum. तो वो बोल रहे हैं कि फॉर्म किस तरह से हुए कोल एंड पेट्रोलियम? So coal and petroleum have been formed from biomass which has been subjected to various biological and geological processes। तो वो बोल रहे हैं बायोमास से कोल और पेट्रोलियम बना, जो कि बहुत सारी नंबर ऑफ बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेसेस में से होकर निकला है। सो कोल इज़ द रिमेन्स ऑफ ट्रीज। तो जो कोल है ना हम लोग के पास, ये रिमेन्स बच गए थे ट्रीज़ के, फर्न्स के और बहुत सारे प्लांट्स के, जो कि बहुत मिलियंस ईयर्स पहले इस प्लानट पर एग्जिस्ट करते थे। दे वर क्रश्ड इनटू द अर्थ perhaps by earthquake और volcanic eruption। तो ये नहीं पता वो अर्थ में क्रश्ड किस तरह से हो गए, हो सकता है कुछ ऐसा अर्थक्वेक आया हो या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस हुई हो, जो भी हो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से वो सब हुआ। सो दे वर प्रेस डाउन बाय लेयर्स ऑफ अर्थ एंड रॉक। तो वो लोग ना अर्थ के बीच में और रॉक्स के बीच में पूरी तरह से क्या हो गए, प्रेस हो गए। दे स्लोली डिकेड इनटू कोल। और वो सब, वो ट्रीज, वो फर्न्स, वो प्लांट्स और मे बी द लिविंग
अदर ऑर्गेनिजम्स, उन सब से ये क्या बना, कोल बना, जब उनका डिके हो गया, स्लोली डिके हुआ अंडर हाई प्रेशर। ओके, oil and gas are the remains of millions of tiny plants and animals that lived in the sea। अब ये ऑयल और गैस ये कहाँ से बने, जो मेरीन एनिमल्स थे, जो मेरीन प्लांट्स थे, उनके डिके की वजह से। ठीक, when they died their bodies sank to the seabed and were covered by silt bacteria attacked the dead remains, turning them into oil and gas। Under the high pressures they were being subjected to meanwhile the still was slowly compressed into rocks। okay, तो काफ़ी ज़्यादा compress हो गई ये rocks में। the oil and gas seeped into the porous parts of the rock and get trapped like water in a sponge। तो जो ऑयल और गैस निकला ना, सीप किया उनमें से, जब वो रॉक्स के बीच अच्छे बहुत बुरी तरह से कंप्रेस्ड हो गई, तो वो जैसे स्पंज में वाटर होल्ड कर जाता है ना, वो उसी तरह से रॉक्स में चले गई। ओके, उनके पोरस पार्ट में। सो कैन यू गेस वाई कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। तो वो बोल रहे कि अभी आप बता सकते हो इनको फॉसिल फ्यूल्स क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉसिल्स। ठीक, सो यू हैव लर्न अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो आप लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कर चुके हैं चैप्टर 1 में। द कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन। इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शंस इन विच अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो हम लोग को पता है अगर कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हम लोग के पास क्या आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और अब वो बोल रहे हैं कि अगर अल्कोहल्स को करेंगे तो वो हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ठीक है, ये देखो ये क्या है, दैट इज इथेनॉल। हम लोगों ने कैटालिस्ट लिए। कैटालिस्ट क्या होते हैं, कैटालिस्ट वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जो एज सच डायरेक्टली उस रिएक्शन में पार्ट नहीं बनते, रिएक्टेंट एज अ रिएक्टेंट नहीं यूज होते, लेकिन वो ना उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें लिया हम लोगों ने KMnO4 जो कि अल्केलाइन था, और पोटाशियम K2Cl2O7, और उसके साथ हम लोगों ने ली हीट। ठीक है, तो इससे ये देखो ये OH ग्रुप था, यहाँ तक पहुँचते हुए ये COOH ग्रुप बन गया, यानी कि अल्कोहल से ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया। So we see that some substances are capable of adding oxygen to others. These substances are known as the oxidizing agents। तो वो बोल रहे हैं कि कुछ substances में ये कैपेसिटी होती है, वो कैपेबल होती है इतनी कि वो दूसरे substances में ऑक्सीजन को ऐड कर पाएँ, और इनको हम लोग बोल देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सो अल्केलाइन पोटाशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल्स टू एसिड, दैट इज adding oxygen to the starting material and hence they are known as the oxidizing agents। जो हम लोगों ने यहाँ पर ये जो हम लोगों ने वो लिए थे, कैटालिस्ट लिए थे, वो क्या थे, वो थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जिन्होंने यहाँ पर ऑक्सीजन को ऐड करके क्या बना दिया, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, unsaturated hydrocarbons and hydrogen in the presence of catalysts such as the palladium or nickel to give saturated hydrocarbons। तो unsaturated hydrocarbon लिए आपने, ठीक है, कैटालिस्ट आपने कौन सा लिया, पैलेडियम ले लिया या निकल ले लिया, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को ऐड कर देगा और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बना देगा। ये देखो ये हम लोग के पास क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड। लेकिन हम लोगों ने निकल को एज अ कैटालिस्ट यूज़ किया और हाइड्रोजन को लिया, इसने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया और इसको सैचुरेटेड में चेंज कर दिया। ये अनसैचुरेटेड था, ये सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, सो यू मस्ट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट्स stating that some vegetable oils are healthy. Animal fats generally contain saturated fatty acids which are said to be harmful for health. Oil containing unsaturated fatty acids should be chosen for cooking.
तो वो बोल रहे हैं, आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी जो कि ये बात बोलती है कि वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी। तो वेजिटेबल ऑयल्स दे आर उनमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जिसकी वजह से उनको ही चूज करना चाहिए फॉर द कुकिंग पर्पज। द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट रीएजेंट्स। तो जितने भी आप लोग रीएजेंट्स यूज कर रहे हो, मोस्ट ऑफ देम दे आर अनइफेक्टिव टू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। However, in the presence of sunlight, chloride is added to hydrocarbon in a very fast reaction. And chlorine can replace the hydrogen atom one by one. अगर आप लोग क्लोरीन को ऐड करोगे तो क्लोरीन क्या करेगी, क्लोरीन अगर आप उसको ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके, सनलाइट ली आपने एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर, तो अब क्लोरीन वन बाय वन जितने भी हाइड्रोजन्स होंगे ना उनको रिप्लेस करती जाएगी। इट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और ए ग्रुप टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर। क्लोरीन ने हाइड्रोजन की जगह ले ली, सो दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर यूजुअली फॉर्म्ड विद द हायर होमोलोगस ऑफ अल्केन्स, जैसे कि ये, ठीक है, यहाँ पर ये है मीथेन और ये हम लोगों ने ली क्लोरीन। इसने क्या किया, इसने यहाँ तक पहुँचते हुए एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक क्लोरीन एटम चला गया और उसके साथ HCl को प्रोड्यूस कर दिया। ओके, सो मेनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल टू अस, बट हियर वी शैल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ टू कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, that is the ethanol and ethanoic acid. They are very important and commercially they are very important. Okay, so ethanol is a liquid at room temperature. ethanol liquid होती है, that is alcohol, ठीक है। रूम टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर को वेरी करोगे तो वो अपनी फिजिकल स्टेट को भी वेरी कर देगी। सो इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, जितने भी शैम्पेन, वाइन, अल्कोहल इटसेल्फ, ठीक है, तो उन सब में ना ये काफ़ी एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। सो इन एडिशन, बिकॉज इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट, इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेडिसिन सच एज द टिंकटर, अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, आयोडीन, द कफ सिरप्स एंड मैनी टॉनिक्स, और भी बहुत जगहों पर, ठीक है। द इथेनॉल इज ऑल्सो सोलेबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। इथेनॉल वाटर में सोलेबल होती है चाहे किसी भी इथेनॉल को बहुत सारे ना कप सिरप्स में यूज़ किया जाता है, इसलिए अभी बहुत सारे कप सिरप्स आप लोगों ने देखा होगा वो बैन भी हो चुके हैं, वो इतनी ईजीली नहीं मिलते विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर, ठीक है। देन द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की रिएक्शन करवाओ तो सबसे पहले तो सोडियम के साथ, सोडियम के 2 एटम्स लिए और ये ली हम लोगों ने क्या, इथेनॉल। तो इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया सोडियम ऑक्साइड, ठीक। ये देखो, ये सोडियम प्लस एक सोडियम उधर चला गया, इसने हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, हाइड्रोजन को इसने रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन की जगह पर ये खुद चला गया और हाइड्रोजन गैस को वहाँ से रिलीज कर दिया इसने, ठीक है। सो अल्कोहल्स रिएक्ट विद द सोडियम leading to the evaluation of hydrogen. With ethanol, the other product is the sodium ethoxide, ठीक है। इसने ऊपर भी तो सोडियम इथोक्साइड ही बनाया था, यहाँ पर ये वाला द सोडियम इथोक्साइड बनाया था, और ये मोस्टली जब सोडियम के साथ रिएक्ट करती है तो सोडियम इथोक्साइड ही बनाती है। सो कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स, और कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। इसने सोडियम इथोक्साइड बना लिया और उसके साथ हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस है जो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन निकालते हैं, ठीक है। सो रिएक्शन टू गिव unsaturated hydrocarbon, heating ethanol at 443 Kelvin with excess concentrated sulfuric acid। तो यहाँ पर excess concentrated sulfuric acid आपने लिया as a catalyst,
ये लिया आप लोगों ने इथेनॉल, यहाँ पर इथेनॉल से इथीन बन गया और उसके साथ वाटर निकल गया एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि ये हम लोगों के पास सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड आ गया। द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल। ठीक है, इसको हम लोग डिहाइड्रेटिंग, जो H2SO4 लिया हम लोगों ने, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसको हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि उसने इथेनॉल से वाटर को बाहर निकाल दिया और जो इथेनॉल थी उसको इथीन में चेंज कर दिया, यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। तो अल्कोहल किस तरह से लिविंग बींग्स को इफेक्ट कर रही है ये सबको पता है। अगर आप लोग लार्ज क्वांटिटी में उसको कंज्यूम करोगे तो ये आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस कर देंगी, उनको उनमें डिसरप्शन ला देंगी और आपकी जो एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है, मतलब आपका माइंड आपको सिग्नल नहीं दे पाता अच्छे से, आपके अपने ही ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेशन आपस में अच्छे से नहीं हो पाती। ठीक है, एंड अल्कोहल एज अ फ्यूल इट्स अ हाईली इन्फ्लेमेबल। ठीक है, तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। द इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड द एसिटिक एसिड। ठीक है, जो इथेनोइक एसिड है ना उसको एसिटिक एसिड भी बोल दिया जाता है एंड बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑफ कोर्स इसमें ये वाला ग्रुप लगेगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन ही जाएगा। ठीक, 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar and is used widely as a preservative in pickles। तो अचार में आप लोग विनेगर को यूज़ करते हो। विनेगर क्या होता है, वाटर में 5 to 8% ना सोल्यूशन होता है एसिडिक एसिड का, तो उसको विनेगर बोल दिया जाता है और इसको अचार को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर इथेनोइक एसिड इज़ 290 केल्विन। ठीक है, जो प्योर इथेनोइक एसिड है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 290 केल्विन एंड हंस इट ऑफन फ्रीजेज ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट। दिस गेव राइज टू इट्स नेम द ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोल दिया जाता है इसी वजह से। The group of organic compounds called the carboxylic acids are obviously characterized by their acidic nature। Obviously है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उनको कहाँ से कैरेक्टराइज कर सकते हो, उनके एसिडिक नेचर से। However, unlike mineral acids like the HCl which are completely ionized, carboxylic acids are weak acids। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ना काफ़ी वीक एसिड्स होते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स ये नहीं होते। ठीक, नाउ द रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड्स की रिएक्शंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।